बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के एमसीक्यूज में से फर्स्ट 50 एमसीक्यूज, और उसके मैंने आपको आंसर्स बताए विद डिस्कशन, जिसमें आप लोगों को काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो इंशाल्लाह अब जी मैं 51 से ऑनवर्ड 100 तक के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को फाइनल एग्जाम से पहले मजीद पॉइंट्स क्लियर हो सके और आपकी सारी जो प्रेपरेशन है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सके। तो हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम 51 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। तो 51 पर था जी हमारे पास क्वेश्चन, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स। तो आपको मालूम है कि ये मेटाफेज के दौरान ही गोल्जी वेसिकल्स होते हैं वो बन जाते हैं, और उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ टीलोफेज ये लाइन अप होते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल, और उसकी वजह से ये फ्रेगमोप्लास्ट बनती है, जिससे आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो इसमें अब आपको कंफ्यूज करने के लिए सेल मेम्ब्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है, सेल वॉल का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन आपको इससे ये नहीं पूछा गया कि इससे क्या बनेगा, आपसे पूछा गया है कि ये किससे बनती है। तो इसी वजह से आप लोगों ने इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके स्टेटमेंट्स को पहले गौर से पढ़ना होता है, और उसके बाद फिर ऑप्शंस को भी गौर से पढ़ के आंसर देना है। तो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, डेल्टा ऑप्शन गोल्जी ऑपरेटर्स, क्योंकि उससे गोल्जी वेसिकल्स बने और उससे ये बनी। 52, सेंट्रोमियर्स एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट इन विच फेज ऑफ द मियोसिस। सो किस फेज के अंदर ये दोनों सेपरेट होते हैं। अब अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि मियोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर्स और क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते, और वो या तो माइटोसिस में सेपरेट होते हैं, और क्योंकि मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस है, तो इसी वजह से हमारा आंसर होगा एनाफेज 2, क्योंकि सेपरेशन का जो फेज है वो एनाफेज है, और मियोसिस 2 के साथ इसको रिलेट हम करेंगे तो डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर ओनली इन एनाफेज 2। और अगेन देखें, आपको कंफ्यूज करने के लिए एनाफेज 2 एनाफेज 1 रिस्पेक्टिवली इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती हैं, और ये एंटी टेस्ट का भी थोड़ा सा पैटर्न है, तो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। नंबर 53, सब स्टेज लेप्टोटीन। जो मियोसिस 1 है उसमें प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस है, लेप्टोटीन से डायकेनेसिस तक। और अब आपसे पूछा गया कि जो लेप्टोटीन है वो कितनी देर के लिए रहता है, तो ये जाइगोटीन और लेप्टोटीन ये दोनों को आपकी बुक ने मेंशन किया हुआ है फ्यू आवर्स, और सबसे लंबा फेज भी अगर इनके हिसाब से पूछा जाएगा तो पैकिटीन, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होता है कि वो ईयर्स तक भी मुकम्मल हो सकता है। तो अभी आंसर क्या था, सब स्टेज लेप्टोटीन ऑफ प्रोफेज 1 लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, अल्फा ही इसका आंसर था। 54, इंडिविजुअल्स विद XXY। अब ये जितनी भी डिजीजेज है जी मियोटिक, जो हमारे पास एरर्स हैं, नॉन डिस्जंक्शन का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से वाली डिजीज ऑटोसोम्स की वजह से है, कौन कौन सी वाली एक्स क्रोमोसोम्स की एडिशन की वजह से है, कौन सी वाई क्रोमोसोम्स की एडिशन की वजह से, कौन सी एक्स मिसिंग की वजह से। तो ये सारी डिजीजेस की आपने बेसिक काजेज याद रखनी है। तो अभी आपसे पूछा गया XXY, तो XXY जो है वो आपको मालूम है कि क्लाइंटफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है, और जब Y होगा तो हमेशा वो मेल होगा। अब इसी वजह से आप लोग इसको फिनोटिपिकली मेल कहेंगे, और अगर इनकेस Y मिसिंग हो तो फिर वो हमेशा फीमेल होगी। तो ये ध्यान में रख लेना, चाहे एक एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स है, दो है, तीन है, चार है, लेकिन अगर वाई एक मौजूद है तो ये हमेशा फिनोटिपिकली मेल होंगे। तो अल्फा इज द आंसर मेल। 55, विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ सेल डेथ। ये जो लास्ट पे डायग्राम है जी 21st चैप्टर के लास्ट पर, जो आपको मालूम है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस का जो टॉपिक है, उसमें जो लास्ट पे डायग्राम है उसमें आपको जो लेबलिंग करके उसने दी हुई है उसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है, और इस तरह के क्वेश्चंस टाइम आप लोगों का वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अगर इन केस वो डायग्राम को समझ के नहीं पढ़ा हुआ तो कल लगाएंगे गलत हो सकता है। तो राइट सीक्वेंस याद रखना है। तो सबसे पहले क्रोमेटिन कंपैक्शन होती है, फिर साइटोप्लाज्म की कंडेंसेशन होती है, फिर न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन यानी न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होती है, और लास्ट पर ब्लैबिंग है। तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। तो राइट सीक्वेंस अच्छे तरीके से याद कर लें। 56, फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ द ट्रेड। तो ट्रेड की अपीयरेंस फिनोटाइप कहलाती है, और उसके जो जीन्स होते हैं उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो अभी अपीयरेंस पूछी गई थी, तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन फिनोटाइप। 57, phenotypic ratio observed by Mendel in F2 during monohybrid crossing 3:1, और ये जो चार्ली पे लिखा हुआ है 1:1 ये जीनोटिपिक रेशो है। डेल्टा पे जो लिखा हुआ है 9331 ये पास पेपर्स में पूछा जा चुका है, ये फिनोटिपिक रेशो है डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में। तो जिसकी भी जितनी भी रेशो है किसी भी क्रॉस के अंदर वो आपने याद रख लेनी है। तो इसका आंसर क्या था, बीटा ऑप्शन 3:1। 58,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। टेस्ट क्रॉस में आप लोगों ने एक डोमिनेंट को किसी रिसेसिव से क्रॉस करना होता है, पहले तो ये याद रखना है, ठीक है, ताकि आप उसका फिर जीनोटाइप मालूम कर सकें। तो इसी वजह से जहां रिसेसिव का रिसेसिव के साथ क्रॉस है वो भी इसमें नहीं आएगा, जहां डोमिनेंट का डोमिनेंट के साथ क्रॉस है वो भी इसमें नहीं आएगा। तो इसी वजह से आप लोगों को देखें बीटा, डेल्टा, चार्ली, तीनों केसेस के अंदर आप लोगों को जो क्रॉसेस नजर आ रहे हैं, बीटा पे चार्ली, ये जो है रिसेसिव का रिसेसिव से, डेल्टा का डोमिनेंट से और चार्ली का डोमिनेंट से डोमिनेंट। तो इसी वजह से इसका आंसर था जी अल्फा, जहां पर आपको मालूम है कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव से क्रॉस कर रहा है, तो दैट इज द टेस्ट क्रॉस। 59, जॉइंट प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं? आपने ये एक प्रोडक्ट रूल आपकी बुक में जैसे आपको बताया गया वो अप्लाई करना होता है। जितनी भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि किस ट्रेट का कौन से वाला फिनोटाइप डोमिनेंट है, कौन से वाला फिनोटाइप रिसेसिव है। तो एक टेबल बना हुआ है मेंडल के लॉ के हवाले से, और उसमें 7 ट्रेट्स आपको बताए गए हैं, सबके फिनोटाइप्स बताए गए हैं। यहाँ राउंड और ग्रीन की बात पूछी गई है, तो राउंड एक डोमिनेंट फिनोटाइप है सीड की शेप के हवाले से, और ग्रीन एक रिसेसिव फिनोटाइप है। लेकिन एक चीज याद रख लें, पॉड का पूछा जाएगा तो पॉड के केस में जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। सीड के केस में ग्रीन कलर रिसेसिव है और येलो डोमिनेंट है। तो राउंड क्योंकि डोमिनेंट था, उसकी आपको पता है इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 3/4, और ग्रीन की होती है 1/4। अब आप 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, आंसर आएगा डेल्टा ऑप्शन 3/16। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। और अगर इस तरह से है, यानी कि जो आपको सिंपली सीड के हवाले से बातें हैं वो आसान है, लेकिन बाकी 7 ट्रेड्स के आपने फिनोटाइप लाजमन देख लेने हैं कि कौन कौन से वाला डोमिनेंट है, कौन कौन से वाला रिसेसिव है। 60, सिक्रीटर्स, ये आपको मालूम है कि जो एंटीबॉडीज हैं अगर किसी की अदर देन ब्लड उसमें प्रोड्यूस होती हैं, यानी सलाइवा में प्रोड्यूस होती हैं, टीयर्स में होती हैं, उनको सिक्रीटर्स कहते हैं। और उनके अंदर जो डोमिनेंट सिक्रीटर जीन होता है एसई, वो किस क्रोमोसोम पर होता है? ये 19 क्रोमोसोम याद रखेंगे। और अगर एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें एंटीजन जो ए या बी या एंटीजन है, उसका जीन अगर पूछा रहेगा तो वो 9 नंबर क्रोमोसोम पर होता है। तो अभी सिक्रेटर जीन पूछा गया था तो वो 19 पर होता है। नेक्स्ट वन 61, अ कपल विद ए एंड ए बी ब्लड टाइप, ये भी क्रॉस करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। यानी कि जो ए है, इन अदर वर्ड्स कह ले मेल का फिनोटाइप जो है वो ए ब्लड टाइप है, और जो फीमेल है वो ए बी है, तो दे कैन हैव ओ टाइप चाइल्ड। अब इसमें अगर इन केस उनका चाइल्ड ओ है तो वो किस केस में हो सकता है? ये आपने एपिस्टेसिस के अंदर बॉम्बे फिनोटाइप पढ़ा होता है, तो फिर ये एक ही केस था कि चाइल्ड इज बॉम्बे फिनोटाइप। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मेल ए है और फीमेल ए बी है तो उनका बेबी कभी भी ओ टाइप नहीं होगा, और अगर ओ टाइप है तो वो डेफिनेटली बॉम्बे फिनोटाइप है। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव ट्रेट। तो जितने क्वालिटेटिव ट्रेट हैं वो भी याद रखने हैं, जितने क्वांटिटेटिव ट्रेट हैं स्पेशली इंसान के हवाले से वो याद रख लेने हैं। तो व्हाइट ग्रेन कलर ये क्वांटिटेटिव है, ह्यूमन हाइट क्वांटिटेटिव है, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन आई कलर, ये सारे जितने भी हैं ये सारे क्वांटिटेटिव में आते हैं, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। लेकिन टंग रोलिंग और दूसरा ईयर लोब्स, जो ईयर लोब्स फ्यूज हैं या फ्री हैं, ये भी क्वालिटेटिव ट्रेट है। टंग रोलिंग भी क्वालिटेटिव ट्रेट है। इवन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जो ए बी जो हमारे पास या ए बी ब्लड टाइप है, फिर आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव, ये सारे क्वालिटेटिव ट्रेट्स हैं। सो इसमें क्योंकि आपको डिफरेंसेस क्लियरली दिखाई देते हैं या क्लियरली ऑब्जर्व हो सकते हैं, बट जो जिसमें क्लियरली ऑब्जर्व नहीं हो सकता वो क्वांटिटेटिव ट्रेट में आता है। तो आंसर इज द बीटा ऑप्शन टंग रोलिंग। 63, इन ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। तो इसमें एक्स ओ यानी एक्स नॉट किसको शो करेगा? एक्स एक्स वाई किसको शो करेगा? अगर तो इंसान की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होता है एक्स नॉट एक्स स्टीराइल फीमेल है, एक्स एक्स वाई एक्स स्टीराइल मेल है। लेकिन ये ड्रोसोफिला के केस में ऐसा नहीं है। ड्रोसोफिला के केस में एक्स नॉट एक्स स्टीराइल मेल होता है और एक्स एक्स वाई एक फर्टाइल फीमेल होती है। तो हालांकि वाई होता है लेकिन उसके बावजूद वो फीमेल क्यों है? बिकॉज उसमें एस आर वाई जीन का कोई ताल्लुक नहीं है मेलनेस के हवाले से, क्योंकि उसमें वो होता ही नहीं है। तो इसका आंसर था अल्फा मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। 64, नलो गैमीट कहते हैं जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम ना हो, यानी एक ऐसा गैमीट जिसमें ऑटोसोम्स तो होते हैं बट कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। जैसे कि ग्रॉस हॉपर के अंदर आप लोग पढ़ते हैं मेल जो है वो 2 तरह के गैमीट्स बनाता है, एक एक्स क्रोमोसोम वाला गैमीट और एक ऐसा गैमीट जिसमें कोई एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम इवन कोई भी नहीं होता।
तो ऐसे गैमेट को नलो गैमेट कहेंगे। तो आंसर इज द बीटा ऑप्शन, नो सेक्स क्रोमोसोम। 65, द परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक्स सफर फ्रॉम हीमोफीलिया बी इज अबाउट 20%। 80% ए है और लेस देन 1% सी है। तो आप लोगों को परसेंटेज याद रखनी है, उसके डिफरेंसेस में काजेज याद रखनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो अभी आंसर था बी, क्योंकि पूछा गया था हीमोफीलिया बी, तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन 20%। 66, व्हेन अ नॉर्मल मेल मैरिज अ कलर ब्लाइंड फीमेल, अगेन क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉसिंग करके इसका आंसर निकलेगा। तो इसलिए इसको आपने जल्दी जल्दी नहीं करना, आपने पहले क्रॉस करके इसका आंसर मालूम करना है, फिर आपने इसका आंसर देना है। अब नॉर्मल मेल है तो इसके पास कोई भी कलर ब्लाइंड अलील नहीं है, यानी कि जो रिसेसिव अलील है वो नहीं है। अब उसकी शादी हुई एक कलर ब्लाइंड फीमेल। अब कलर ब्लाइंड फीमेल कब कलर ब्लाइंड हो सकती है? जब उसके पास दोनों ही रिसेसिव अलील हों। अब अगर दोनों रिसेसिव अलील होंगे और मेल के पास कोई भी नहीं है, तो डेफिनेटली एक रिसेसिव अलील तो लाजमन आएगा बेटे के पास। और अगर बेटे के पास नॉर्मल, वो मतलब एक रिसेसिव अलील आता है, तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। द चांसेस ऑफ नॉर्मल सन आर 0%। तो आंसर इज द अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट वन 67, द इंसुलिन जीन इज लोकेटेड ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11। तो 11 नंबर क्रोमोसोम से रिलेटेड जितने भी जीन्स हैं, यानी इंसुलिन जीन आप याद रख लें, सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन वो याद रख लें, इसके अलावा ल्यूकीमिया वो याद रख लें, और एल्बिनिज्म वो भी याद रख लें। ये सब के जीन्स क्रोमोसोम नंबर 11 पर होते हैं। नेक्स्ट वन 68, टुडे पीपल विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस रिसीव ह्यूमन इंसुलिन अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में पढ़ा होता है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, बायोटेक्नोलॉजी। 69, AATT दैट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस जो है में प्रोड्यूस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अगर ये पेयर किसके साथ करेगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जा रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? बीटा ऑप्शन, TTAA। और यही वाला आपको मालूम है कि सीक्वेंस इको R1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट पर मौजूद होता है, जहां से उसने उसको डीएनए को काटना होता है। 70, द नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 20। टोटल डिस्कवर्ड कितने हो चुके हैं अभी तक? 400, और उसमें से सिर्फ 20 जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज होते हैं। तो आंसर इज द अल्फा ऑप्शन 20। नेक्स्ट वन 71, डाईडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यानी DDNTP, जिसको हम चेन टर्मिनेटर बोलते हैं, जीन सीक्वेंसिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये किसने यूज किया था? ये F सांगर यानी फ्रेडरिक सांगर, इसको सैंगर भी पढ़ते हैं लोग। तो फ्रेडरिक सांगर ने भी क्या किया था? उसने ये एक एंजाइमेटिक मेथड यूज किया था। पहली बात तो एंजाइम यूज हुए थे फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन या द प्रोसेस ऑफ फॉर द सेपरेशन ऑफ द डीएनए, कटिंग ऑफ द डीएनए। लेकिन उसके बाद फिर जो रेप्लिकेशन के अंदर DDNTP का यूज किया उसने, तो इसी वजह से इसके मेथड को डाईडिऑक्सी मेथड का नाम भी दिया जाता है। एक नाम एंजाइमेटिक मेथड है इसके जो है वो प्रोसेस का, और दूसरा नाम है जी डाईडिऑक्सी मेथड। और जो मैक्सम और गिलबर्ट नाम आपको लिखाई दे रहा है लिखा हुआ अल्फा और बीटा पर, इनका मेथड केमिकल मेथड कहलाता है। 72, in 99 DNA of which human chromosome was completely sequenced? तो one of the shortest chromosome, that is the chromosome number 22। तो इसका सीक्वेंस मुकम्मल जो जीन सीक्वेंसिंग है, या इसके ऊपर जो जीन्स को लोकेट किया गया, जीन मैपिंग की गई, वो फर्स्ट टाइम इस क्रोमोसोम की कंप्लीट हो गई थी 99 के अंदर। तो आंसर इज द अल्फा ऑप्शन। 73, फिनाइल एलानीन, ये पास पेपर में भी पूछा जा चुका है, इसका 2 दफा ये पूछा जा चुका है। एन ऑर्गेनिक केमिकल नीडेड टू मेक द अस्पार्टेम इज यूजुअली अ डाईपेप्टाइड स्वीटनर। तो 2 अमाइनो एसिड्स के मिलने से ये बनेगा। डायबिटिक्स को ये स्वीटनर के तौर पर दिया जाता है कि वो अगर इन केस स्वीटनर के तौर पर किसी चीज को यूज करना चाहते हैं, तो वो डाइपेप्टाइड स्वीटनर एस्पार्टेम उसको यूज कर सकते हैं। 74, सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स लैक अ जीन दैट कोड्स फॉर द ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर, ये भी पास पेपर 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लोराइड आइंस के साथ इस डिजीज का ताल्लुक है। 75, enough ozone to prevent the UV rays was built up about 420 million years ago। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी फिगर्स एवोल्यूशन के चैप्टर में स्टार्ट के पेजेस में आपको बताए गए हैं, अर्थ की एवोल्यूशन कब हुई, जो प्रोकैरियोट्स कब इवॉल्व हुए, यूकैरियोट्स कब इवॉल्व हुए, ओजोन कब कंप्लीट हुई, तो इस तरह के जितने भी फिगर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हवाले से, उनको लाजमन याद कीजिएगा। तो इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन 420 मिलियन ईयर्स अगो। 76, JB लमार्क, जिसका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, तो उसने पब्लिश की थी अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब डार्विन पैदा हुआ था, एंड दैट वाज द ईयर 1809। तो डार्विन इस साल पैदा हुआ और लमार्क ने इस साल थ्योरी पेश कर दी थी, तो इसी वजह से हम लमार्क को डार्विन का प्रीडिसेसर भी कहते हैं। 77, अकॉर्डिंग टू द डार्विन न्यू स्पीशीज वुड अराइज फ्रॉम एन एंसेस्टर formed by
तो ये कैसे बनती है नई स्पीशीज? एडेप्टेशन से बनती हैं, जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से आती हैं। सेम इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशंस या एडेप्टेशंस नहीं आती। और डेल्टा पे जो लिखा हुआ है इनहेरिटेंस फ्रॉम एंसेस्टर या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये लमार्क से रिलेटेड बात है। तो इसका आंसर था रिबीट ऑप्शन 78। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूजलेस वेस्टीज, जिसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, नॉन फंक्शनल रूडिमेंट्री ऑर्गन्स का नाम भी इनको दिया जाता है। तो इनमें से कौन है जो कि यूजलेस वेस्टीज नहीं है? यानी आप लोग देखें एक्सेप्ट लास्ट पे लिखा हुआ है, तो इसलिए जल्दी में आप लोग आंसर गलत कर सकते हैं। पूरी स्टेटमेंट गौर से पढ़े, आखिर तक पढ़े कि क्या पूछा गया है। तो आपको जब तक ये समझ नहीं आएगी क्या पूछा गया, आंसर गलत होगा। तो पूछा गया कि कौन वेस्टीज नहीं है, तो फ्लोरल लीज वेस्टीज नहीं है, डेफिनेटली वो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, फंक्शनल ऑर्गन्स हैं। सो ईयर मसल ऑफ मैन, अपेंडिक्स इन कार्निवोरस, पेल्विक एंड लेग बोन्स ऑफ व्हेल, और इसके अलावा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। आप लोगों को ये एक लफ्ज याद रखना है क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये भी वेस्टीज है इंसान के अंदर, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर वो फंक्शनल होता है। तो एनीवेज इसका आंसर क्या था? फ्लोरल लीज। 79 विंग्स ऑफ बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स, इनको हम लोग एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं दे आर फंक्शनली सिमिलर, स्ट्रक्चरली डिफरेंट, और उनका एंसेस्टर सेम नहीं होता, इसी वजह से वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। यानी कि वो उनका फंक्शन एक ही होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो यूं कह लें कि वो डिफरेंट एंसेस्टर्स के आगे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, लेकिन एक चीज की वजह से, वो फंक्शन की वजह से सेम हो जाता है। तो इनके जो विंग्स हैं तीनों के, वो डेफिनेटली फ्लाइट का काम करते हैं, बट तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसी वजह से हम इनको एनालोगस ऑर्गन्स कहेंगे, और वो शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। सो नेक्स्ट वन 80, ऑल ऑफ द फॉलोइंग काज डिस्टर्बेंस इन द जीन पूल, यानी हार्डी वेनबर्ग थ्योरम जो है उसमें आपको बताया जाता है कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अलावा अगर कोई एजेंट आएगा तो उससे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। वो जो अदर एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? म्यूटेशन है, इस तरह से एमिग्रेशन है, इमिग्रेशन है, फिर नॉन रैंडम मेटिंग है, फिर सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो अब आपको इसमें पूछा गया था कि कौन इसमें से जीन की इक्वेशन ये जो है फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा, यानी ऑल काज डिस्टर्बेंस एक्सेप्ट। तो रैंडम मेटिंग नहीं करती क्योंकि नॉन रैंडम मेटिंग करती है। इसमें भी आप देखें जल्दी में, रैंडम मेटिंग आपने पढ़ा होता है, नॉन रैंडम मेटिंग तो आपके जहन में नहीं रहता नॉन का वर्ड, तो आप लोग गलती से आंसर गलत दे सकते थे। तो बाकी तीनों कर सकते हैं चेंज, लेकिन ये जो रैंडम मेटिंग है ये नहीं करेगी, नॉन रैंडम मेटिंग से चेंज आएगा। 81 Which one of the following has become endangered in Pakistan? तो पाकिस्तान के साथ रिलेट करके जो लास्ट पैराग्राफ है एवोल्यूशन वाले चैप्टर का, इंडेंजर्ड स्पीशीज वाले टॉपिक का, तो उसमें जितने भी एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज के हवाले से भी और एक्सटिंक्ट के हवाले से भी, वो याद रखना है। जैसे क्रोकोडाइल एक्सटिंक्ट हो चुका है, चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, गेवियर एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये सारे पाकिस्तान के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन इंडस डॉल्फिन इंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है। इसके अलावा हुबारा बस्टर्ड आप लोग नाम पढ़ते हैं, वो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है। सो इस तरह से जो जो इंडेंजर्ड में आ रहा है उसका भी नाम याद रखेंगे, जो जो एक्सटिंक्ट में है पाकिस्तान से रिलेटेड स्पेशली वो याद रखेंगे। 82 द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक अगेन इसका ताल्लुक निश के साथ भी है, लेकिन निश जो है वो एक बड़ा, एक ब्रॉड टर्म वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इकोलॉजिकल जो है वो निश, बायोलॉजिकल निश, रोल ऑफ स्पीशीज, ये वो सब कुछ। लेकिन जहां तक सिर्फ रहने की बात है, और एक्चुअल प्लेस का मतलब जहां पर वो आसानी से अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, उसको हम एक्चुअल प्लेस कहेंगे। तो इसका आंसर होगा जी चार्ली ऑप्शन, हैबिटेट। 83 रैबिट इन फूड चेन और फूड वेब, यानी कि इसका मतलब आपको रैबिट को दोनों तरह से देखना है कि ये फूड वेब में भी आ सकता है, या इन अदर वर्ड्स अगर आप प्लांट्स, बीटल और ऑल की बात करें तो देखें आउल जो है वो भी रैबिट को अपनी खुराक बना सकता है। तो जारी बात है कि फिर आप रैबिट को एक से ज्यादा लेवल पर भी देख सकते थे। एनीवेज अभी आप लोगों को जो इसका आंसर देना था, इन चार जो है वो ऑर्गेनिजम्स को एक वेब में रखे, जिसमें रैबिट है, प्लांट्स हैं, बीटल है, आउल है। तो आप लोग इसको सिर्फ T2 पे रखें। अच्छा जी, ये ना थोड़ा सा हो गया था, मतलब इसमें क्योंकि कनेक्शन बीच में से जी डिस्कनेक्ट हुआ, तो इसी वजह से आप लोगों को मैं दोबारा से वहीं से शुरू करता हूँ डिस्कशन जहां से मैंने छोड़ी थी। तो 1 मिनट वेट करें, ये मैं चले जी। ओके जी, अब मैं आपको जो दोबारा से वहीं उस डिस्कशन में लिए चलता हूं क्योंकि बीच में जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो एनीवेज, तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि जी रैबिट के हवाले से अगर बात करेंगे तो वो सिर्फ T2 पर आएगा, बिकॉज वो हर्बीवोरस है, और हर्बीवोरस सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि T2 पर आएगा। तो चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट वन चलते हैं 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस फॉर अ फूड चेन। तो इनमें से फूड चेन सही वाली। अब एक और चीज याद रखनी है, फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट करेंगे, कभी भी किसी प्रीडेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अल्फा पे लिखा हुआ है तो अल्फा में उल्टा सीक्वेंस है,
तो इस वजह से आप कंफ्यूज होकर ये भी आंसर दे सकते हैं। उसकी रीजन कि बुक के अंदर जिस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अल्फा पे आपको लिखा नजर आ रहा है। जैसे बुक में लिखा हुआ है ईगल ईट्स ब्लूबर्ड, ब्लूबर्ड ईट्स कैटरपिलर एंड कैटरपिलर ईट्स ग्रासेस, तो इसका मतलब उसने उल्टी बात की है। लेकिन आप लोगों ने प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ जाना होता है, तो बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रास के बाद कैटरपिलर आएगा, यानी ग्रास इज द प्रोड्यूसर, कैटरपिलर इज द प्राइमरी कंज्यूमर, T2 पर आएगा। ब्लूबर्ड इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, T3 पर आएगा। एंड ईगल इज द टर्शरी कंज्यूमर, जो कि T4 पर आएगा। तो इस तरह से राइट ऑप्शन इज द बीटा ऑप्शन 85। इफ सक्सेशन स्टार्ट, एक मिनट मैं इसको जरा दोबारा से मैक्सिमाइज कर लूं, चलें। सो इफ सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अ न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड, तो ये पॉन्ड से स्टार्ट करेगा तो हाइड्रोसीयर है, और न्यूली फॉर्म्ड का मतलब है कि तब इसमें कोई लाइफ नहीं थी, तो लाइफ ना होने की वजह से ये प्राइमरी सक्सेशन में आएगा। अगर थोड़ा सा अगर ले की बात करेंगे तो वो किसी हद तक सेकेंडरी में आता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी सक्सेशन इज द राइट आंसर, अल्फा ऑप्शन 86। मोस्ट नाइट्रोजन मूव्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ये आपकी बुक की लाइन है बाकायदा, कि आपको अगर देखना है कि प्लांट सबसे ज्यादा सॉइल में से क्या चीज नाइट्रोजन का सोर्स लेते हैं, तो वो नाइट्रेट्स होते हैं। हालांकि वो अमोनियम को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट उनके लिए जो सबसे बड़ा सोर्स होता है नाइट्रोजन का, वो नाइट्रेट्स होते हैं। नो डाउट फ्री नाइट्रोजन 78% होती है, बट उसको वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन 87। इन एन इकोसिस्टम प्लांट बायोमास इज एक्चुअली, बायोमास किसको कहते हैं, जो कि एनर्जी बच जाती है आफ्टर प्लांट्स मीट देयर रेस्पिरेटरी नीड्स, तो उसके बाद फिर जो भी बच गया वो उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है, जो कि बायोमास बनाती है। एंड दैट इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल विच इज द प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर को प्लांट से बायोमास मिलता है, तो हम उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्शन भी कहते हैं, उसको बायोमास भी का भी नाम देते हैं। तो अल्फा इज द आंसर 88। अबाउट हाउ मच टोटल एनर्जी फ्रॉम द सन ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर, ये पास्ट पेपर्स में पूछा गया था, कितनी एनर्जी वाटर को हीट अप करती है या वाटर को इवेपोरेट करती है, सॉइल को हीट अप करती है, तो वो 99% आंसर था। तो अभी इसका उल्ट पूछा गया है कि आपको अगर बताया जाए, पूछा जाए कि टोटल एनर्जी जो फिक्स करते हैं प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, और वो कहलाती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, वो सनलाइट का कितने परसेंट होती है, ओनली 1% होती है। 89। आउट ऑफ टोटल 10,000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एनर्जी इन फूड चेन हाउ मच एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय T3, यानी कि T1 के लेवल पर वो 10,000 है, T2 पर उसका 10% रह जाएगी, यानी 1000 रह जाएगी, और फिर T3 पूछा गया था, तो T3 पर उसका भी आगे 1% 10% रह जाएगी, डेट विल बी 100 किलो कैलोरीज। तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, 100 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट वन इन 90। Which area of lake shows most diversity of plants? तो लिटरल जोन में एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स की डाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें कौन नहीं होता ये भी आप याद रख लें, प्रोड्यूसर्स नहीं होते। लिटरल जोन्स में प्रोड्यूसर्स नहीं होते, प्रोफंडल जोन में प्रोड्यूसर्स, ये लिटरल जोन्स में डीकंपोजर्स नहीं होते, गलती से मैं प्रोड्यूसर्स बोल रहा था। लिटरल जोन में जी डीकंपोजर्स नहीं होते और प्रोफंडल जोन में प्रोड्यूसर्स नहीं होते। तो अभी आपसे पूछा गया था मोस्ट डाइवर्स एरिया, तो दैट इज लिटरल जोन, चार्ली ऑप्शन 91। टुंड्रा एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑलवेज अकर, ये आपकी बुक में जो एक मैप बना हुआ है, जो पाकिस्तान के इकोसिस्टम है, स्पेशली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से पहले वाला एक मैप है, उसमें ये आपको मैप के नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। और ये याद रख लें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी डायग्राम्स बनी हुई हैं आपकी बुक के अंदर, उनके जो नीचे वाली लाइंस हैं, पिंक कलर की लाइंस, वो जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और ये भी उसी में से क्वेश्चन दिया गया है। तो ये टंड्रा और कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑलवेज अकर अराउंड 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, तो ये उस डायग्राम में से पूछा गया है। 92। द एनुअल रेनफॉल इन टेम्परेट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट, तो किस में कितनी बारिश होती है, फॉरेस्ट में कितनी है, ग्रासलैंड में कितनी है, डेजर्ट में कितनी है, आपने सबकी याद रखनी है। तो इसमें आपको फॉरेस्ट पूछा गया तो 750 से 1500। अब जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसमें भी तकरीबन इतनी हो सकती है, बट मोस्टली जो ग्रासलैंड के अंदर है वो 250 से 750 की रेंज में आती है, और उसके नीचे फिर आ जाएंगे तो डेजर्ट आता है। तो डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, 750 टू 1500 मिलीमीटर। एक और बात कि आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको 10 पे डिवाइड करके, फिर उसको आप इंचेस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2.5 पे डिवाइड करके, यानी कि एक इंच के अंदर 25 मिलीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरह आप लोगों को ये कन्वर्जन करनी आनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस मिलीमीटर के अलावा सेंटीमीटर में भी दिया जा सकता है, जैसे बीटा में सेंटीमीटर में है, अल्फा पर इंचेस में है। तो इसी वजह से आपको ये वाली वैल्यू सेंटीमीटर में कितनी होगी, इंचेस में कितनी होगी, ये भी पता होना चाहिए। 93।
पैम्पस ऑफ अर्जेंटाइना इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बुक की लाइन भी है, बुक के अंदर एग्जांपल भी है जी। टेम्परेट ग्रासलैंड, चार्ली इज द आंसर। सो अर्जेंटाइन का जो पैम्पस एरिया है वो सारे का सारा टेम्परेट ग्रासलैंड है। 94 डेजर्ट इकोसिस्टम प्रेजेंट इन वेस्टर्न पंजाब, ये आपको पास्ट पेपर्स में बता रही क्वेश्चन आते रहे हैं और आ सकते हैं। पाकिस्तान में तीन आप लोगों ने बड़े सहरा के नाम याद रखने हैं, इसमें से एक थल है, एक थर है, एक चोलिस्तान है। तो जहां तक वेस्टर्न पंजाब की बात है थल, साउथ पंजाब की बात है थर, और सिंध जो है वो चोलिस्तान। जो साउथ पंजाब है वो चोलिस्तान, और जो सिंध का एरिया है वो थर। थर याद रखेंगे थर पारकर से, और थर पारकर जो है वो सिंध का शहर है, वहां से याद रह जाएगा। सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता। 95 विच वन इज द मोस्ट फ्रेजाइल, ये भी आपको पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है। टंड्रा इकोसिस्टम इज द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ ऑल बायोम्स। 96 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीन्यूएबल सोर्सेज, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। नेचुरल गैस जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, जबकि सॉइल जिसको हम लैंड भी कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ, एयर और वाटर, ये सारे रीन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। 97 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन एन एरिया वेयर नो प्रीवियस वेजिटेशन, इसको हम एफॉरेस्टेशन कहेंगे। जहां पहले से वेजिटेशन हो उसको रिमूव कर दिया जाए, ट्रीज को रिमूव करके दोबारा से जंगल लगाया जाए, दोबारा से पौधे लगाए जाए, उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और रिमूवल को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो आंसर इज द एल्फ ऑप्शन, एफॉरेस्टेशन। 98 स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, ये ब्रांच बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जी, नाम उसका याद रख लेंगे, डेमोग्राफी। सो इज द ब्रांच वेयर वी कैन स्टडी द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ऑल रिलेटेड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन प्रेशर एटसेट्रा। 99 स्टोन कैंसर इज काज्ड बाय एसिड रेन, सो ये स्टोन कैंसर से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको किडनी स्टोन की तरफ ले जाते हैं, जैसे हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट, हाइपर ऑक्सलूरिया। तो आप लोग इसका आंसर अल्फा या बीटा में से कोई दे सकते थे, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टोन कैंसर इज द डिजीज इज ऑफ द स्टोन, दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू द एसिड रेन। ताजमहल की एग्जांपल आपको दी जाती है। लास्ट एमसीक्यू था जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था, मोनोकल्चर उस कल्चर को कहते हैं जिसमें सिंगल स्पीशीज को हम कंसिडर करते हैं, इसलिए इसका नाम मोनोकल्चर होता है। इज वेरी सस्केप्टिबल टू अटैक बाय इंसेक्ट्स एज इट कंटेन्स द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज। तो इसी वजह से जो पोलीकल्चर्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा स्पीशीज होती है, उसमें इंसेक्ट्स के अटैक के चांसेस जरा कम होते हैं। यहां पर इंसेक्ट्स के अटैक के चांसेस क्योंकि ज्यादा होते हैं, इसलिए एग्रोकेमिकल्स का यूज ज्यादा मोनोकल्चर्स में किया जाता है, लाइक पेस्टिसाइड्स हैं या हर्बिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, और जो फर्टिलाइजर्स हैं स्पेशली, ये सारा कुछ मोनोकल्चर्स में ज्यादा यूज किया जाता है। ये था सारा कुछ आपका जो मैंने टेस्ट लिया था लास्ट नाइट को, तो उसकी डिस्कशन मैंने अब आपके साथ कर ली। उम्मीद है आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब जिसके जितने राइट आंसर्स हैं वो मुझे इंडिविजुअली चाहे आप बता दीजिएगा, अपना स्कोर जरूर आपने शेयर करना है। वैसे तो मेरे पास आपकी आंसर शीट्स मौजूद हैं, मैं खुद भी देख सकता हूं, लेकिन आप कर देंगे तो फिर मैं उसको कंपेयर कर लूंगा बस जल्दी से। तो इसलिए आप लोगों ने जी मुझे अपने आंसर जरूर सेंड कर देना, इन अदर वर्ड्स अपना स्कोर जरूर सेंड कर देना है, ताकि मैं उसका एक रिजल्ट बनाकर आपके साथ ग्रुप में शेयर कर सकूं। और अगर इन केस आप लोग फर्दर भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एमडी कैट, तो मैंने तरीका बताया हुआ है। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे थे उनके लिए भी यही तरीका कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर दें, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बताता रहा हूं। मैं जुबानी बोल देता हूं, +923466139239, जहां पर आप मुझे अपना डाटा सेंड करके मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, विच इज सेपरेटेड फॉर द मेल एंड सेपरेट ग्रुप फॉर द मेल एंड फीमेल। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे और आपका कल का पेपर बायो का बहुत अच्छा हो। मुझसे आप क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। फी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।